अंदर परिवर्तित कर दिया। और अमेरिका के अंदर जो उनके अन्याय हुए, तो अमेरिकन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा तो जेफरसन ने, मेडिसन ने, वॉशिंगटन ने, जो जो उनके फाउंडिंग फादर्स थे, वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि लोकतंत्र के अंदर करेक्शंस अगर नहीं होते, अगर लोकतंत्र के अंदर वो चीजें परिवर्तित अगर नहीं होती हैं, तो लोकतंत्र खुद काई का एक एपरेटस बन जाता है, ऑपरेशन का एपरेटस बन जाता है। तो परिवर्तन क्या किए जाए? क्योंकि उससे जस्ट पहले मॉन्टेस्क्यू नामक एक थ्योरिस्ट हुए हैं, उन्होंने कहा कि अगर लोकतंत्र को अगर आपको ऑपरेसिव होने से बचाना है, तो लोकतंत्र को ऑपरेसिव होने से केवल एक तभी बचाया जा सकता है जबकि सारी ताकत केवल एक संस्था के पास आके नहीं रुक जाए। ताकत बटे, संसद की ताकत, मगर वो ताकत अलग हो न्यायपालिका की ताकत से। पावर ऑफ सेपरेशन की मैं बात कर रहा हूं, और चीजें अलग अलग बनी और बहुत बखूबी बनी। सौभाग्य रहा कि जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उनका निगाह उन सब चीजों पे थी और पावर ऑफ सेपरेशन को यहां भी अमल में लाने की चेष्टा की गई। वो एक दीगर बात है कि चेष्टा कितनी कामयाब हुई नहीं हुई, यह आप लोगों को सोचना है। मगर दोस्तों, अब आज की तारीख के अंदर बात करें कि हमारे लोकतंत्र को चुनौती क्या क्या है, तो निसंदेह चुनौतियां बहुत ज्यादा है। क्योंकि लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र, मैं कल ही रात को पैट्रिक फ्रेंच का एक वीडियो देख रहा था, मैं आप लोगों से उस बारे में शेयर करना चाहूंगा। वो थोड़े क्रिटिक हैं, मैं थोड़ी क्रिटिक्स करना चाहूंगा, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, मगर अच्छी तरह याद रखिएगा कि आत्मालोचना के अलावा, इंट्रोस्पेक्शन के अलावा आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता। हमें देखना होगा कि अगर हमारे सिस्टम्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसके रूट कॉज क्या है, और उन रूट कॉजेस को इरेडिकेट किए बिना भारतीय लोकतंत्र को एक महान लोकतंत्र में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो पैट्रिक फ्रेंच कहते हैं कि ये बात ठीक है कि जब देश की आजादी आई तो जिस ढंग के लोग हमारे संविधान निर्मात्री समिति के अंदर थे, हमारी कानून साज असेंबली के अंदर थे, वो वास्तव में इंस्पायरिंग लोग थे, पूरी दुनिया उनसे इंस्पायर हो रही थी। विंस्टन चर्चिल, जो इसके बहुत बड़े आलोचक थे, उन्होंने भी एक बात कही थी कि भारत के अंदर लोकतंत्र असंभव तो नहीं पर इम्प्रैक्टिकल है, मगर बावजूद इसके हमने एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी को रन करके दिखाया। अगर आज की तारीख में अगर बात की जाए तो जो इंस्पिरेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें देते थे, जो इंस्पिरेशन भीमराव अंबेडकर हमें देते थे, जो इंस्पिरेशन हमारे फाउंडिंग फादर महात्मा गांधी हमें देते थे, या अगर उस पूरे लोगों की बात की जाए, राजेंद्र बाबू की बात की जाए, वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए, कृष्णामाचारी की बात की जाए, जिन जिन लोगों का हमारे संविधान के निर्माण के अंदर योगदान है, तो आज जिनके जितना हम उनके प्रति श्रद्धान्वित हैं। अगर आज पार्लियामेंट की बात करें, क्योंकि अभी 2020 के अंदर गए साल ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन फाइल हुई थी, और रिट पिटीशन के जो आंकड़े थे वो बहुत चौंकाने वाले थे। रिट पिटीशन के अंदर यह बात आई सामने, सुप्रीम कोर्ट की बात मैं कर रहा हूं, PIL के नतीजे में, कि 22 राज्यों के अंदर 4500 के करीब इस ढंग के MLAs एंड MPs हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से 2-4 हैं। 175 लोग तो ऐसे हैं जिनके ऊपर आजीवन कारावास के मुकदमे, जिनका आजीवन कारावास की जिन पे सजा होनी है, वैसे मुकदमे लंबित हैं। तो क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर यहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढंग से क्रिमिनलाइजेशन हुआ है, हमारा लोकतंत्र किस हद तक सुरक्षित है, इसके ऊपर वास्तव में युवाओं को चिंतन करने की जरूरत है। इन द सेम मैनर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, करप्शन, इसके अलावा करप्शन, क्योंकि संविधान के अंदर 2 चीजें गर्व करने लायक थी, एक सामाजिक न्याय, पर दुर्भाग्य की बात है सामाजिक न्याय आज वोट बटोरने का एक मैकेनिज्म हो गया है। और दूसरी बात करूं आर्थिक न्याय की, तो आर्थिक न्याय नोट बटोरने का मैकेनिज्म हो गया है। तो दो चीजें जो हमारे लिए गर्व करने की बात थी भारतीय संविधान में, सामाजिक न्याय वोट बटोरो, आर्थिक न्याय नोट बटोरो। नतीजा निकला कि ऐसे लोग जो बिल्कुल स्क्रैच से उठ के आते हैं,
वो स्क्रैच से उठ के अगर 2 का टर्म मुख्यमंत्री रहते हैं तो उनकी संपत्तियां 60 से 70 हजार करोड़ रुपए की हो जाती हैं और बाद में उनके बच्चे मुख्यमंत्री बन जाते हैं उस पैसे के दम के ऊपर। तो अब यहां प्रश्न एक है, क्योंकि 3 चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, 3 चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है और ये भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा है। पहला अपराधीकरण, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा आनुवांशिकता, क्योंकि हमने एक नए ढंग का लोकतंत्र इजाद कर लिया है, आनुवांशिक लोकतंत्र। अब प्रश्न एक है जोशी जी, आपने इतने बच्चे इकट्ठे कर लिए, देश दूर दराज से आपने बच्चे इकट्ठे कर लिए, मगर ये बच्चे केवल और केवल लोकतंत्र, आपने मुझे कहा लोकतंत्र में सहभागिता पे उन पर बात करूं, मगर सच बात तो यह है कि 526 रियासतें इस देश के अंदर आजादी के टाइम थी। आज 350 ऐसे परिवार हैं, वोट एक किसी को भी दे, उन 350 परिवारों में से कोई ना कोई एक परिवार सत्ता में आ जाएगा। तो प्रश्न एक है कि वोट ये देंगे और केवल कुछ परिवार सत्ता के ऊपर आके बैठ जाएंगे। सच बात तो यह है कि यही वो समस्या है, यही वो समस्या है जिसके लिए बुद्ध ने इंडिकेट किया था कि व्यक्तिगत आकांक्षाएं जब खड़ी हो जाएंगी तो लोकतंत्र नेस्तनाबूद हो जाएगा। जब व्यक्तिगत आकांक्षाएं राज्य के सामूहिक हित के ऊपर आके अभिभावी हो जाएंगी तो लोकतंत्र पराभूत हो जाएगा। तो प्रश्न एक है, आप अच्छी तरह से पूरे संसद के अंदर खुद अपनी निगाह से एक बात देखिएगा, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 80 साल से ऊपर के लोग हैं, हो सकता है उनको अगर आप देखेंगे तो उनमें से अधिकांश लोगों के पिता या माता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे। मगर जब आप 40 साल से नीचे वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का देखेंगे तो आपको इतना ज्यादा आश्चर्य हो सकता है कि आपको 95% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको वो मिलेंगे जिनके माता या पिता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कौन से लोकतंत्र की बात करें, किस लोकतंत्र की सहभागिता की बात मैं इन बच्चों से करूं? आप कहते हैं लोकतंत्र की सहभागिता के ऊपर मुझे बच्चों से बात करनी, तो बात एक है, जिस ढंग का लोकतंत्र हमारा बन गया है उसके अंदर आप केवल और केवल एक वोटिंग एपरेटस का काम करें। आपको वोट देना है, वोट आपका होगा और सत्ता के अंदर आएंगे। अगर कश्मीर के अंदर अगर वोट देना है तो या फारूक अब्दुल्ला आएंगे या महबूबा मुफ्ती आएंगे। हरियाणा में आपको वोट देना है तो चोटा लाएंगे या हुड्डा आएंगे। और तो और महंतों के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हुआ 1920 के अंदर, सिख गुरुद्वारों के अंदर महंतों का उन्मूलन, उसके अंदर आनुवांशिक महंत थे, उन महंतों के लिए एक आंदोलन खड़ा हुआ। आज वो आंदोलन अकाली आंदोलन, उसके अंदर खुद के अंदर एक महंत बैठ गए, बड़े बादल, छोटे बादल, उसके बाद उसके बादल। दक्षिण की बात करें तो रामास्वामी पेरियार एक आंदोलन खड़ा करते हैं, जस्टिस मूवमेंट की बात करते हैं। और वो मूवमेंट अगेन उसकी बुनियाद है कि वंश के आधार के ऊपर सामाजिक श्रेष्ठता का हम विरोध करते हैं। पूरा जस्टिस आंदोलन के अगर आप फलसफा पढ़ेंगे तो इससे दीगर कुछ भी नहीं है। मगर जो द्रविड़ आंदोलन रामास्वामी पेरियार के ऊपर चला, जो श्री अन्नादुराई पे चला, आज पता लगा उनके तो डिवीजन बटे हुए हैं। एक करुणानिधि का एक बच्चा एक डिवीजन में, दूसरा बच्चा दूसरा डिवीजन में, तीसरा बच्चा तीसरे डिवीजन में। तो ये हो क्या रहा है? ये 526 जिन रियासत के राजे महाराजाओं को हमारे पुरखों ने हटाया, क्योंकि कम से कम हमारे पुरखे इस बात को बहुत ही प्रतिबद्धता से देखते थे। क्योंकि मैं मोहन प्रकाश जी साहब, मैं आपको बताता हूं, मेरे पिताजी एक बार लोहिया जी के साथ जब राजस्थान का दौरा कर रहे थे, उन्होंने उन्हें कहा था देश के अंदर राजस्थान में 2 समस्याएं हैं, इन 2 समस्याओं से निजात पाए बिना कुछ नहीं हो सकता, एक टीले और एक गढ़। किले, तो टीले और किलों को हटाइए। किले का मतलब था एक आनुवांशिक जो सत्ता का जो प्रक्रिया बन पड़ी है। अब प्रश्न एक है, 526 उन लोगों को आपने हटाया जो आपके मेरे जितने ही भारतीय थे, मगर उसके बाद हमने क्या किया? हमने नए लोगों को खड़ा कर दिया। तो ये तो फिर वो हेरोडोटस की वो बात प्रूव होती है जो फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं कि एशियंस बाय नेचर गुलाम होते हैं। एशियंस बाय नेचर गुलाम होते हैं, या तो आप इन्हें गुलाम बना लीजिए, नहीं तो ये अपने में से किसी को ढूंढ के उनके गुलाम बन जाएंगे। ये एक बहुत अब्यूजिव मैंने आपसे टर्म बात की है, बहुत एक गंदी बात की है। आप लोगों का इसके अंदर खूल खोलना चाहिए कि हेरोडोटस अगर 2600 साल पहले एक बात कहते हैं कि एशियन बाय नेचर गुलाम होते हैं,
या तो हम इन्हें गुलाम बना लेंगे यूरोप में जाके, नहीं तो अपने में से किसी को ढूंढेंगे, उनके गुलाम बन जाएंगे। आप पूरा साउथ एशिया देख लीजिएगा, पाकिस्तान को देख लीजिएगा, आप बांग्लादेश को देख लीजिएगा, आप श्रीलंका को देख लीजिएगा, यह सब हो क्या रहा है। तो इस चीज के ऊपर आपको चिंतन करने की जरूरत है, आपको मंथन करने की जरूरत है। और मेरे मित्रों, मैं एक बात कह देना चाहता हूं, पॉलिटिकल